स्वागत है एक और नए वीडियो में। इसमें हम पढ़ेंगे जैक यानी झारखंड के स्कूल में जो क्लास 7 में पॉलिटी का बुक चल रहा है उसी को हम लोग पढ़ेंगे, जिसका अध्याय नंबर 1 है लोकतंत्र। चलिए शुरुआत करते हैं। जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर जेटेट और झारखंड के एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो पूरी तरह से आपके लिए बेनिफिट साबित होने वाला है। चलिए ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है लोकतंत्र का अर्थ होता है। क्या होता है लोकतंत्र का अर्थ? तो लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है उस पे हम चर्चा करेंगे। तो जनता का शासन, लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। ठीक है, यह शासन की एक व्यवस्था है जिसमें आम लोगों की सहमति की आवश्यकता होती है। लोकतंत्र क्या है? शासन करने की एक व्यवस्था है। अब शासन शब्द कहाँ से आएगा? जब हमारे क्षेत्र में एक समाज बनेगा तो समाज के ऊपर एक मुखिया का चुनाव होना जरूरी होता है, ताकि समाज में जो भी परेशानी हो उसको एक आम सहमति से दूर किया जा सके। ठीक है, तो शासन की व्यवस्था है लोकतंत्र। एक होता है एक तंत्र, एक होता है राजतंत्र। आगे हम लोग सारे विश्लेषण करते हुए चलेंगे। यहाँ निर्णय जनता की सहमति से उसके हित में लिए जाते हैं। लोकतंत्र में क्या होता है? जब जनता ने चुना है, चुनाव करके जो है शासन को चुना है, अपने जनप्रतिनिधि को चुना है, तो इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ जो निर्णय हम लेंगे वो जनता की सहमति से उसके हित में लिए जाते हैं। इस व्यवस्था में जनता की भागीदारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकती है। अब दो शब्द आ रहे हैं, एक आ रहा है प्रत्यक्ष, एक होता है अप्रत्यक्ष। इसका मतलब क्या हुआ? प्रत्यक्ष का मतलब हो गया हम शासन के चुनाव, जैसे एक शासन है तो डायरेक्ट हम इसका चुनाव कर रहे हैं, जनता डायरेक्ट अपने शासक का चुनाव कर रहा है, डायरेक्ट वोट दे करके अपने शासक का चुनाव कर रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पर आपका गवर्नमेंट बन गया। अप्रत्यक्ष चुनाव क्या हुआ? अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ गवर्नमेंट का चुनाव हमको करना है अपने शासन का। जैसे भारत का हम बात करते हैं, भारत में अप्रत्यक्ष रूप से सरकार चुनी जाती है। इसमें क्या करता है, मान लीजिए हम हेमंत सोरेन का चुनाव करें मुखिया के रूप में, या फिर प्रधानमंत्री के रूप में पीएम मोदी का, तो किसी और नेता का चुनाव कर रहे हैं, तो क्या हम डायरेक्ट पीएम मोदी को वोट देते हैं? नहीं, हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर सेंट्रल रूप में बात करें तो लोकसभा चुनाव के माध्यम से हम एमपी का चुनाव करते हैं। किसका चुनाव करते हैं? एमपी का। अब एमपी जो है वोट करता है, अपना सहमति बनाता है किसी एक नेता के प्रति कि हम इसे प्रधानमंत्री के रूप में चुन रहे हैं, यानी अपने नेता स्वीकार कर रहे हैं, प्रमुख नेता। समझ रहे हैं बात मेरा? ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे एमपी क्या करते हैं, एक प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। लेकिन हम लोग वोट एक जनता के रूप में हम लोग कहाँ वोट करते हैं? एमपी को वोट करते हैं। इसी तरह अगर हम राज्य में बात करें, राज्य स्तर पर क्या होता है? राज्य स्तर पर जो सीएम बनते हैं उसको क्या चुनाव कौन करता है? उसका चुनाव डायरेक्ट हम लोग वोट नहीं करते हैं, हम लोग किसी को करते हैं, एमएलए को वोट करते हैं, एमएलए को वोट करते हैं एक जनता के रूप में। अब एमएलए क्या करता है? अपने सर्वश्रेष्ठ नेता को वोट दे करके, यानी अपनी सहमति देती है, वोट देने की जरूरत नहीं होता है, सहमति देती है कि हम इसके अपना जो है सीएम के रूप में स्वीकार करते हैं। तो क्या हो गया, हमने एमएलए को वोट किया, एमएलए सीएम का चुनाव करते हैं। हमने प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं दिया है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में क्या होता है, डायरेक्ट जनता जो है अपने शासन का चुनाव करता है। प्रत्यक्ष भागीदारी में शासन से संबंधित सारे निर्णय स्वयं जनता लेती है। समझ रहे हैं? प्रत्यक्ष भागीदारी में क्या होता है कि जो भी शासन से संबंधित निर्णय है वो स्वयं जनता लेती है। लेकिन अप्रत्यक्ष भागीदारी में ये निर्णय जन प्रतिनिधियों के द्वारा लिए जाते हैं। आगे है, जन प्रतिनिधि वे लोग होते हैं जिसका चुनाव जनता करती है। हमने जन प्रतिनिधि का चुनाव किया एमएलए के रूप में और यहाँ पे एमपी के रूप में। समझ में आ रहा है? ये जन प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये जन प्रतिनिधि जो है वो किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इन्हें समय समय पर जनता के बीच जाकर अपना विश्वास हासिल करना अनिवार्य है। समझ रहे हैं? जन प्रतिनिधि जो है प्रत्येक 5 साल में कितने साल में? प्रत्येक 5 ईयर में जनता के सामने आकर के क्या करते हैं? अपना विश्वास हासिल करना होता है, यानी वोट लेने के माध्यम से। प्रत्येक 5 साल में चुनाव होता है। अगर जनता के प्रति जनप्रतिनिधि उत्तरदायी नहीं है, सही से काम नहीं किया है, तो हम लोग क्या करते हैं? उसे हटाकर किसी और को वोट देकर के चुनाव करते हैं।
ठीक है। आज विश्व के अधिकांश देशों में लोकतंत्र ही शासन की सर्वस्वीकृत प्रणाली है। विश्व के बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे लोकतंत्र की ही शासन की स्वीकृत प्रणाली है। मतलब हमने खुद से स्वीकृत किया है कि ये लोकतंत्र प्रणाली मेरे स्टेट में, हमारे देश में चलना चाहिए। समझ रहे हैं? आइए जानते हैं कि विश्व में लोकतंत्र का विकास कैसे हुआ। लोकतंत्र का विकास कैसे हुआ इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आगे है लोकतंत्र का विकास है उसकी लोकप्रियता। कहाँ से लोकतंत्र आया, कहाँ से हमने मोटिवेशन लिया, किसी और देशों ने अपने मोटिवेशन लिया और लोकतंत्र की व्यवस्था लागू की, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और ये बुक आपको सेवंत बता रहा है। कौन बता रहा है? सेवंत का बुक आपको बता रहा है। प्राचीन काल से ही भारत एवं ग्रीस में लोकतंत्र के उदाहरण मिलते हैं। यूनान के कई विद्वानों ने मानव समानता की वकालत की थी। अब यहाँ पे बात आ रहा है कि यूनान जो है, यूनान के कई विद्वानों ने मानव में समानता की वकालत की थी। मानव समानता का मतलब क्या होगा कि जनता में सभी को समान रूप से भागीदारी बनाया जाए, भागीदार बनाया जाए। तो सभी को समान रूप से भागीदार बनाने का मतलब है कि सभी को वोट देने का हक भी दिया जाए, अपना विचार रखने का हक दिया जाए। ये कहां से आया था? यूनान के किसी विद्वान ने ये बात बोला था। मानव समानता लोकतंत्रीय व्यवस्था का एक प्रमुख गुण है। अगर मानव में समानता ही नहीं रहा, ऊंच नीच का भाव हम लोग उत्पन्न कर रहे हैं, वोट किसी अमीर को वोट देने का हक दे रहे हैं, गरीब को नहीं दे रहे हैं, महिलाओं को वोट देने का हक नहीं दे रहे हैं, तो वहां पे लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता है। ठीक है, वहां पे लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता। तो लोकतंत्र का सबसे प्रमुख गुण क्या है? मानव में समानता। इस तरीके से उन्होंने लोकतंत्र का नैतिक आधार निर्मित किया था। आपने पिछली कक्षा में इतिहास की पुस्तक में क्या पढ़ा था? हमने पिछली कक्षा में लिच्छवी एवं वज्जी गणराज्य की शासन प्रणाली के बारे में पढ़ा। उसकी शासन प्रणाली गणतंत्रीय थी। लिच्छवी और वज्जी में कैसा प्रणाली था? गणतंत्रीय प्रणाली था। हमने कहाँ पढ़ा? क्लास 6 के हिस्ट्री में, है 6th के हिस्ट्री में पढ़ा है। वीडियो डाला हुआ है, आप जाके देख सकते हैं आराम से। लेकिन अधिकांश राज्यों में राजतंत्र ही था। वज्जी और लिच्छवी को छोड़ करके अधिकांश राज्य जो थे, जिसे कौन कौन से राज्य? मगध हो गए, उस समय सबसे प्रमुख रूप से था। वहां पर कैसा राज था? वहां पर राजतंत्र, राजा शासन कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ? कालांतर में विश्व में राजतंत्र एवं लोकतंत्र की शासन प्रणाली स्थापित हुई। लेकिन कालांतर में समय होते चले गए। कैसे? सोचिए कहाँ पे है? विश्व में समय उत्पन्न होने के बाद, आगे बढ़ने के बाद विश्व में राजतंत्र एवं एक तंत्र की शासन की प्रणाली स्थापित हुई। राजतंत्र मतलब हो गया राजा का शासन, एक तंत्र का मतलब है किसी एक व्यक्ति का शासन। एक व्यक्ति का शासन का मतलब वही राजा का ही हो गया है। ये कहाँ हुआ? कालांतर में। कैसे हुआ होगा? अगर लक्ष्मी और वज्जी का भी हमने एग्जाम्पल लिया, मगध बहुत बड़ा शासक था, उसने क्या किया होगा? लिच्छवी और वज्जी को जीत करके अपने में मिला लिया, वहां भी राजतंत्र स्थापित हो गया। इसी तरह हर जगह पे विश्व में होते गए। ठीक, जैसे कि आप जानते हैं राजतंत्र में शासन की बागडोर राजा के हाथ में होती है। किसके हाथ में? राजा के हाथ में। उसका निर्णय अंतिम होता है। अभी क्या होता है? अभी अगर प्रधानमंत्री कोई फैसला लेते हैं तो उसके लिए उसके कैबिनेट में जाके पास करवाना पड़ता है। ठीक है, तो कैबिनेट में सभी की आम सहमति होती है। अगर कैबिनेट में भी अगर दिक्कत हो रही है तो पास हो भी गया तो उसको संसद में जाकर के जो है पास करवाना पड़ता है, कोई नियम बनाने के लिए। तो आम सहमति बन रही है। तो लेकिन राजा में क्या होता था? राजा ने जो बोल दिया वही होगा। अगर राजा बदमाश है तो जनता को के ऊपर भी बदमाशी करेगा। अगर राजा का दिमाग बहुत ईमानदार है तो वह जनता की भलाई में काम करेगा। इस प्रकार की शासन प्रणाली में लोगों का कल्याण शासक के व्यवहार और योग्यता पर निर्भर करता था। ठीक है, कोई राजा का बेटा अगर राजा बनता था, अगर राजा का बेटा बदमाश निकल गया तो क्या होगा? उसके व्यवहार जो है योग्यता निर्भर करेगा उसके शासन चलाने पर भी। अगर कोई आलसी है राजा तो क्या होगा? सही तरह से राज चला नहीं पाएगा, कोई और उसको खत्म करके राजा बन जाएगा। ये सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं।
उस काल में यदि राजा अच्छे रहते थे तो लोग खुश रहते थे, और यदि राजा निर्दयी रहते थे तो लोगों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। समझ रहे हैं? अगर चंद्रगुप्त मौर्य का बात करें, औरंगजेब का बात करें, अलग अलग समय पर ये दोनों राजा बने थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अच्छे तरह से जो है सो काम किया, जनता की भलाई के लिए काम किया। किसकी सहमति से? चाणक्य की सहमति से। लेकिन अगर हम बात करें औरंगजेब का, तो उसने क्या किया? उसने धार्मिक रूप से शासन चलाया। किसी एक धर्म की तरफ उसका पक्षपाती रवैया था, किसी और दूसरे धर्म के प्रति जो है उसका रवैया सही नहीं था। तो उसके दिमाग पर ये मतलब वो जिस तरह से राजा था उसी तरह जनता पर उसने क्या किया? अपना शासन थोपता गया। अतः लोगों ने इस व्यवहार का विरोध करना प्रारंभ किया। राजतंत्र का विरोध लोगों ने करना शुरू किया। सबसे पहले देखिए, फ्रांस, रूस जैसे कई देशों में राजतंत्र का विरोध हुआ। फ्रांस और रूस जैसे देशों में जब 9th में अब जाएंगे तो वहां पे पढ़ेंगे कि फ्रांस और रूस में सबसे पहले लोगों ने क्या कहा कि हमको जनता का शासन यहाँ चाहिए, राजा का शासन हमको पसंद नहीं है। इसी क्रम में जो है नेपोलियन भी बोनापार्ट भी बन गया था शासक। ठीक है, राजा के विरोध करते करते, लेकिन उसका भी अंत हो गया था। देखिए, इसके स्थान पर प्रजातंत्र का अपनाया जाने लगा। किसके जगह पे? राजतंत्र की जगह पर प्रजातंत्र की को अपनाया जाने लगा। आगे है, लोकतंत्र गणतंत्रीय व्यवस्था का विकसित रूप है। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र गणतंत्रीय व्यवस्था का विकसित रूप है। अभी तक आपको लग रहा होगा कि लोकतंत्र तंत्र और गणतंत्र दोनों समान है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम बता देते हैं। लोकतंत्र का मतलब हमने क्या समझा? जनता का शासन। ठीक है, लेकिन गणतंत्र में क्या होगा? जो प्रमुख होगा राज्य का, देश का, वो जनता के द्वारा चुना गया हो। जैसे अगर हम ब्रिटेन का बात करें तो ब्रिटेन में राजा चल रहा है, रानी महारानी चल रही है, तो क्या वो भी जो है सो प्रमुख है देश का? क्या उसको हम लोग चुनाव के सहायता से मतलब वहां पे बैठी है? वो नहीं, वो किसे बढ़ रहा है? वंशवाद बढ़ते हुए जा रहा है, वंश पर वंश राजा का बेटा बढ़ते जा रहा है। लेकिन अगर हम एग्जाम्पल लें भारत का, तो भारत में क्या होगा? प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का चुनाव हम लोग करते हैं, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से ही हो रहा हो, लेकिन करते हैं उसका चुनाव जनता के द्वारा। समझ रहे? यह शासन की अन्य प्रणालियों में सबसे लोकप्रिय एवं स्वीकृत प्रणाली रही है। कौन सा? लोकतंत्र जो गणतंत्रीय व्यवस्था है, ये शासन की सबसे बेहतरीन स्वीकृत प्रणाली है। इस प्रणाली में प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने का समान अवसर होता है। यहाँ पर जो है कोई भी देश का प्रमुख बन सकता है, जबकि ब्रिटेन में ऐसा नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं? जनता की इच्छाओं की सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। कहां पर? कहां पर दिया जाता है? जो गणतंत्रीय व्यवस्था है उसमें जनता की इच्छाओं की सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है, एवं उसके अधिकारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसके द्वारा चुनी गई सरकार की होती है। समझ रहे? आगे है, लोकतंत्र में लोगों को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रहती है। लोकतंत्र में याद रखेंगे, लोगों के पास अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है कि अपने कुछ भी लोग बोल सकते हैं, सरकार के का विरोध कर सकते हैं, सरकार से प्रश्न पूछ सकते हैं, सरकार से कुछ भी मांग कर सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है लोकतंत्र में। देखिए यहाँ पे है, वे सरकार से प्रश्न पूछ सकते हैं, आलोचना या सकारात्मक विरोध भी कर सकते हैं। सरकार की लोकमत के अनुसार कार्य करती है, और सरकार भी क्या करती है? लोकमत के अनुसार, लोगों ने जो मत दिया है उसके अनुसार ही कार्य करेंगे सरकार। समझ रहे हैं? एक चीज यहाँ पे है, सकारात्मक विरोध का मतलब है, तो लोकतंत्र में आप सकारात्मक विरोध कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं। अब यहाँ पे सकारात्मक विरोध का मतलब ये हो गया कि जब तक किसी और को हानि ना हो तब तक आप विरोध कर सकते हैं। कहीं भी आप बैठ जाइए धरना प्रदर्शन में, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अब डंडा लेकर के सभी गाड़ी वगैरह आदमी, जाने वाले आदमी को पीट रहे हैं, तो ये आपका सकारात्मक विरोध नहीं है। लोकतंत्र ये अलाव नहीं करता है। समझ रहे हैं? आगे है, लोकतंत्र में सरकार का चयन कैसे होता है? लोकतंत्र में सरकार का चयन, अभी हमने लोकतंत्र को दो भागों में बांटा है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सरकार, उसको समझते हैं। लोकतंत्र में सरकार का चयन कैसे होता है? इसका उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि लोकतंत्र प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष। ठीक है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता मतदान के द्वारा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपनी सरकार का चुनाव करती है। हमने पहले ही इसको पूरा क्लियर करके बताया है, एक बार और समझिए। देखिए, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता मतदान द्वारा
अपने प्रतिनिधि का चुनाव पहले करता है, वोट दे करके जनता, और प्रतिनिधि के माध्यम से, देखिए माध्यम से अपनी सरकार का चुनाव करती है। समझ रहे हैं, ब्रेक हो रहा है। आप पहले एक प्रतिनिधि का चुनाव कीजिए, प्रतिनिधि आपके लिए सरकार का चुनाव कर रहा है। और वही आपने सुना होगा कि लोगों ने विधायक को खरीद लिया किसी पार्टी ने, तो किस लिए खरीद लिया? इसलिए खरीद लिया ताकि विधायक जिस व्यक्ति का समर्थन करेंगे उसकी सरकार बन जाएगी। ठीक है, चलिए। लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता सीधे अपनी शासक का चुनाव करती है। अप्रत्यक्ष में लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट शासक को वोट करते हैं। देखिए एग्जाम्पल दिया है, स्विट्जरलैंड के कुछ संघीय छोटे इकाइयों में लोकतंत्र का प्रत्यक्ष रूप देखने को मिलता है। स्विट्जरलैंड में जनता एक बड़े मैदान में इकट्ठा होकर के शासक चुनती है। बोल रहा है कि स्विट्जरलैंड का छोटे इकाई कुछ क्षेत्र में क्या है, लोकतंत्र का चुनाव कैसे होता है, अपने प्रत्यक्ष रूप से होता है। लोग मैदान में खड़े होते हैं, जनप्रतिनिधि वहां पे खड़े होते हैं और जनता उसको सामने वोट करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक प्रतिनिधि है, देखिए सॉरी ये प्रतिनिधि एक है, दूसरा प्रतिनिधि ये है। ठीक है, यहाँ पे जो है जो ध्यान देने वाले लोग भी हैं, बैठे हुए हैं, देखिए सामने यहाँ पे जनता है और चुनाव हो रहा है। दोनों प्रतिनिधि कौन किसको वोट दे रहे हैं यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये चुनाव आयोग के लोग हो सकते हैं, पूरा क्लियर तो किया नहीं है, लेकिन ब्लैक कोट में है इसीलिए हम उसको मान रहे हैं कि ये किस लिए है, ये चुनाव आयोग के लोग होंगे। ठीक, आगे आते हैं। अब भारत में लोकतंत्र कैसा है, भारत में लोकतंत्र कैसा है उसको हम पढ़ेंगे। स्विट्जरलैंड का लोकतंत्र हमने समझ लिया, हमने बताया है कि भारत में लोकतंत्र जो है वह कैसा है, अप्रत्यक्ष रूप से चल रहा है। चलिए, 1947 में आजादी के बाद भारत के नेताओं ने काफी विचार विमर्श के बाद यह निर्णय किया कि भारत के लिए शासन की प्रणाली लोकतंत्र ही होनी चाहिए। जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तब हमारे जो नेता लोग थे, जो प्रमुख लोग थे देश के, उसने कैसा विचार विमर्श किया था कि देश में जो है लोकतंत्र की ही व्यवस्था होनी चाहिए। अगर लोकतंत्र नहीं होगा तो राजतंत्र आ जाएगा, और राजतंत्र अगर आया तो हमारे देश जो है कई भागों में बंट जाएगा, फिर वही मार काट की संभावना बढ़ती जाएगी, और फिर बाहरी लोग आकर के क्या करेंगे, हमारे देश पर शासन करना प्रारंभ कर देंगे। इन सभी संभावनाओं को देखते हुए क्या किया, भारत में कैसा प्रणाली लागू करना चाहा, लोकतंत्र की प्रणाली लागू करनी चाहिए। आजादी के बाद की बात हो रही, लेकिन असल में 1946 में ही जो है संविधान सभा का गठन हो चुका था, यानी लोकतंत्र की बातें हो रही गई थी कि हमको लोकतंत्र लाना है अपने देश में। आप पढ़ चुके हैं, देखिए आप पढ़ चुके हैं कि संविधान के लागू होते ही भारत एक गणतंत्र देश बन गया। अब संविधान कब लागू हुआ था, यह प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, भारत में संविधान कब लागू हुआ था, सिंपल क्वेश्चन है। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है। भारत में कैसा लोकतंत्र है, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ध्यान रखें कि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है इससे। किसी सफल लोकतंत्र की विशेषता है कि उसके नागरिकों को मताधिकार एवं अन्य क्षेत्रों में प्राप्त समानता हो। अब है किसी सफल लोकतंत्र तभी सफल होगा जब सभी नागरिकों को मताधिकार का अधिकार मिले तथा सब जगह समानता हो। अब 9th क्लास में पढ़ेंगे, वहां पर बाहरी लोगों का, जैसे कि कोई भारत का एग्जाम्पल हम लेते हैं, भारत में जो भी जनता है उसका वोट का महत्व जितना है, किसी और देश के लोग आकर के यहाँ बसते हैं और उसको वोट देने का अधिकार मिलता है, तो उसके वोट का महत्व थोड़ा कम रहेगा इसके अपेक्षा। इसी तरह के एग्जाम्पल बहुत सारे देशों में आपको मिलेंगे। आप 9th क्लास के पॉलिटी जिसमें पढ़ेंगे वहां पे आपको एग्जाम्पल मिलेगा, तो यहाँ पे ये पढ़ना सही नहीं है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पर अगर आपके वोट का महत्व एक वोट है, तो चाहे कोई भी अमीर लोग हो, उसके भी वोट का महत्व एक ही है। अमीरी और गरीबी यहाँ नहीं देखा जाता। मतलब किस पर ध्यान दिया जाता है, समानता पर ध्यान दिया जाता है, और सभी को वोट देने का अधिकार यहाँ पे है, मताधिकार है सभी को, जो भी भारत के नागरिक हैं। पहला चीज, दूसरा मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो क्या दिया जाता है, वोट देने का अधिकार है। समझ रहे हैं। आगे है मताधिकार की समानता, इस पे चर्चा हम लोग करेंगे। मताधिकार की समानता क्या है,
लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सभी लोगों को मत देने का वैधानिक अधिकार है या नहीं। लोकतंत्र की सफलता जो है तब निर्भर करेगी जब इस पर हम ध्यान देंगे कि क्या सभी को मत देने का अधिकार है या नहीं है। फ्रांस में सबसे शुरू में जब लोकतंत्र की व्यवस्था लागू की गई थी तो वहां पे सिर्फ गरीबों को वोट देने का अधिकार था, मतलब सॉरी, अमीरों को वोट देने का अधिकार था, गरीबों और महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो क्या ऐसा लोकतंत्र सफल हो पाएगा? क्या यहाँ पे समानता आपको दिख रही है? तो नहीं दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है। लेकिन भारत की बात करें तो भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार प्राप्त है, सभी को मत देने का अधिकार है। इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। भारत में सभी को वोट देने का अधिकार है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं, इसे बोलते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है इसको। अब देखिए एक चीज और पूछा गया है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के सिद्धांत पर आधारित है। किस पे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किस पे मतलब किस सिद्धांत पर है? तो समानता के सिद्धांत पर है। देखिए क्या घोषणा करती है, जो यह घोषित करता है कि देश का हर नागरिक समान है, लेकिन सिर्फ मताधिकार से समाज में नागरिक समानता का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। इसके लिए अन्य अवसरों पर भी समानता के कानून प्रावधानों की आवश्यकता होती है। अब है दो विचार यहाँ पे आया। पहला कि अगर आप वोट देने का अधिकार सबको दे देते हैं और फिर यह बोल रहे हैं कि सार्वभौमिक का अधिकार यानी सभी को मताधिकार का अधिकार है, इसका मतलब मैंने समानता के जो भी सिद्धांत है उसको पूरा कर लिया, तो यह गलत है। चलिए आप यहाँ पे वोट देने का अधिकार दे रहे हैं, लेकिन अगर जॉब देने का बात हो, नौकरी देने का बात हो, तो वहां पर आप जो है गरीबी अमीरी में बांट दे रहे हैं, तो वहां पर भी लोकतंत्र समाज क्या होगा, सफल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। वहां पर भी आपको समानता दिखानी होगी। इसके लिए इस समानता को दिखाने लिए कानूनी प्रावधानों की भी आवश्यकता होती है, जैसे यहाँ पे कानूनी प्रावधानों की आवश्यकता होती है। इसीलिए क्या होता है, जब किसी की समानता का हनन होता है तो वो कोर्ट जाकर के इसके खिलाफ केस कर सकते हैं, अपना विचार कोर्ट में जाके रख सकते हैं। किसी की समानता का हनन भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में अब है भारत में लोकतंत्र में समानता कैसे है। भारतीय लोकतंत्र में समानता उसको समझते हैं। भारतीय संविधान में सभी व्यक्तियों को समान माना गया है, सबको समान माना गया है संविधान में। इसका अर्थ है किसी व्यक्ति का साथ लिंग, धर्म, जाति तथा उसके शैक्षिक एवं आर्थिक स्तर के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। किसके किसके आधार पर? भारत में समानता का समान सभी व्यक्ति को देखा जाता है। पहला चीज यहाँ पर समानता का मतलब यही हो गया कि किसी व्यक्ति को ना तो हम लिंग के आधार पर, लिंग के आधार का मतलब महिला पुरुष, धर्म के आधार पर, चाहे कोई भी धर्म वो अपना रहा हो, चाहे कोई भी जाति हो, चाहे उसके शैक्षिक और आर्थिक स्तर पर। शैक्षिक स्तर मतलब कोई बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ है, कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं पढ़ा हुआ है, तो उस पर भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं। दूसरा आर्थिक स्तर पर कोई अमीर है, कोई नहीं, पैसा किसी के पास है, उस पर भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं। पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। कहाँ पे? भारत में। संविधान में समानता का स्थापित करने के लिए कई तरह के प्रावधान किए गए हैं। इसके कुछ निम्नलिखित हैं, जिसमें से भारत में क्या क्या संविधान में प्रावधान है जो निम्नलिखित हैं, नीचे लिखे गए, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। फर्स्ट नंबर का है कानून की नजर में हर व्यक्ति समान है। इसका अर्थ यह है कि देश के सभी लोगों को कानून का पालन करना अनिवार्य है। कानून में हर व्यक्ति समान है, ये बात हम लोगों ने सुना है, जानते हैं, चाहे वह साधारण मजदूर हो या फिर कोई अधिकारी हो, सब के लिए कानून समान है और सब पर एक ही कानून लागू होगा। ठीक, आगे सेकंड नंबर, हर व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर जाने की स्वतंत्रता है। खेल के मैदान, होटल, दुकान तथा बाजार आदि में जाने किसी व्यक्ति को रोका नहीं जा सकता है। हर व्यक्ति सार्वजनिक कुआं एवं सड़कों का उपयोग कर सकते हैं। सार्वजनिक कुआं और सड़क का उपयोग हर व्यक्ति कर सकता है, किसी भी खेल मैदान में जा सकता है, होटल, दुकान, बाजार में हर व्यक्ति घूम सकता है, कोई रोक नहीं है किसी का। समानता का मतलब यही है। तीसरा है यह अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। वर्तमान में यह प्रथा कहीं देखने का नहीं मिलती है, इसका लगभग पूर्णतः उन्मूलन हो चुका है। अब एक शब्द है यह अस्पृश्यता। अस्पृश्यता क्या होता है? अस्पृश्यता ये है कि पहले समाज में
भारत में पहले, आज से अगर 20-25 साल का अगर पहले का बात करें, तो उसमें क्या था, उस समय उच्च जाति के लोग नीच जाति लोगों को छूने पर भी प्रतिबंध था। अगर कोई नीच जाति के लोग उच्च जाति को छू देता भी था, तो वो क्या होता था, मारपीट करना प्रारंभ हो जाता था। यानी गरीब तबके को उच्च तबके के लोग सताना चालू कर देते थे और सताते थे। ठीक है। इसके अलावा उच्च जाति का कुआं अगर उज कर लिया निम्न जाति के लोगों ने, तो वहां पर भी झगड़ा हो जाता था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने क्या किया था, अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित कर दिया था। ठीक है, अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित कर दिया था। लेकिन यह पूरी तरह से लगभग समाप्त हो गया, बहुत जगह देखने को मिलती है लेकिन बहुत मिनिमम मात्रा में। चलिए, 4 नंबर है, सार्वजनिक रोजगार में सभी व्यक्तियों के लिए समान अवसर उपलब्ध है। इसके अलावा शासक ने सरकार की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के द्वारा समानता के अधिकार को लागू किया है। सार्वजनिक रोजगार जो है वहां पे कोई भी व्यक्ति जाके अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अगर उसकी क्राइटेरिया को वो फुलफिल करता है, तो जो भी वहां पे शैक्षणिक मापदंड मांगा गया है, एज जो मांगा गया है, अगर वो फुलफिल कर रहा है, तो कोई भी जाति धर्म कोई भी लिंग के लोग जाके अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी देश में योजनाएं निकलती है उसमें भी भेदभाव नहीं किया जाता, जाति धर्म के आधार पर नहीं भेदभाव किया जाता है। सरकार ने सैकड़ों वर्षों तक असमानता के व्यवहार से पीड़ित समुदायों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की है। अब है एक चीज और, सरकार ने जो है सैकड़ों वर्षों तक असमानता के व्यवहार से, सैकड़ों सालों का मतलब यह हो गया कि समाज में जो बहुत बड़े तबके थे और जो निचले तबके थे, निचले तबके तो असमानता से व्यवहार के मतलब व्यवहार हो रहा था, उसके साथ छुआछूत का व्यवहार चल रहा था। तो इन लोगों को ऊपर उठाने के लिए सरकार ने बहुत सारे योजनाएं लागू की है, और उसी में से एक है आरक्षण देना गरीब तबके को लोगों को, ताकि वह उच्च तबके के लोगों के समान बराबर हो सके समाज में। ठीक है, इन योजनाओं का उद्देश्य उन लोगों को अधिक अवसर प्रदान करना है जिन्हें अतीत में समुचित अवसर नहीं मिले। अगर ये योजना नहीं लागू होता, सरकार इस पर ध्यान नहीं देता, तो उच्च तबके के लोगों के पास बहुत सारी सुविधाएं थी, वो बढ़ते चले जाते, वो बहुत ऊपर चला जाता। निच तबके के लोग निम्न रूप से नीचे गिरते हुए बहुत नीचे चला जाता। तो फिर वही हो गया, फिर से अत्याचार चालू हो जाता वही। ठीक है, यही है। तो उसी को समुचित अवसर प्रदान करने के लिए जो है कम नंबर में भी नौकरी मिल रहे हैं नीचे तबकों को, अच्छे शैक्षणिक संस्थानों में कम नंबर में भी पढ़ने की सुविधा दी जा रही है। उदाहरण के लिए महिला समाख्या कार्यक्रम तथा मध्याह्न भोजन योजना जैसी योजनाएं मूलतः समानता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए लागू की गई है। क्वेश्चन क्या क्या है, महिला समाख्या कार्यक्रम पहला हो गया, दूसरा मध्याह्न भोजन योजना जो है समानता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए भी लागू की गई है। घर के लोग खाना अच्छे खा के अपना शरीर में जो भी पौष्टिक तत्व को चाहिए वो पूरा कर ले रहे हैं, लेकिन गरीब तत्व के घर में खाना एक समय का नहीं मिल पा रहा है, जो मिल रहा है वो बहुत गंदा खाना है, सही से शरीर को अच्छी तरह से विटामिन प्रोटीन वगैरह नहीं मिल पा रहा है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मध्याह्न भोजन की योजना भी शुरू की गई थी। सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की शिक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए 1889 में महिला समाख्या कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि महिलाओं की शिक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए 1989 में महिला समाख्या कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन पूछे जाएंगे महिला समाख्या कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी, तो आप डायरेक्ट आंसर क्या देंगे, 1989 ईस्वी में। इसके अलावा 15 अगस्त 1995 से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में बच्चों का नामांकन, उसकी उपस्थिति एवं उसके पोषण स्तर में सुधार के लिए मध्याह्न भोजन योजना लागू की गई थी। कब, 15 अगस्त 1995 को। ठीक, यह योजना केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से संचालित हुई है, दोनों भागीदारी है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। ठीक है, इस योजना में तब से आज तक कई परिवर्तन किए गए। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य से प्रारंभ हुई और 2001 में उच्चतम न्यायालय के निर्देश पे इसे पूरे देश में लागू किया गया। मध्याह्न भोजन की योजना सबसे पहले कब लागू की गई थी, 15 अगस्त 1995 को लागू किया गया था। सबसे पहले कहाँ हुआ था, सबसे पहले तमिलनाडु में लागू किया गया था, लेकिन उसके बाद 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने
यह योजना पूरे देश में लागू करने को अलाउ किया, हर सरकार को निर्देश दिया। ठीक है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी स्कूल, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। हर जगह आप आस पड़ोस में देखते ही होंगे सभी सरकारी स्कूलों में। इस कार्यक्रम का प्रारंभ काफी सकारात्मक रहा, जैसे विद्यालयों में गरीब बच्चों का नामांकन दर में बढ़ोतरी हुई। अब लोग खाना खाने के लिए भी स्कूल में आने लगे। बच्चे जो घर में रहते थे वो खाना खाने के लालच में स्कूल आने लगे पढ़ने के लिए, और इसी कारण से क्या हुआ, नामांकन दर में भी जो है यानी स्कूल में जो एडमिशन था उसके स्तर बढ़ते गए। ठीक है, विद्यालय में उनका ठहराव होने लगा और बच्चे भी रुकने लगे। सुबह बच्चा पढ़ने के लिए आया है तो 2 बजे तक खाना खा के ही जाएंगे, ठीक, तो रुकने लगे। दोपहर को अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए काम छोड़कर घर आने वाली माताओं को इससे काफी राहत मिली। इसके अलावा क्या था, गांव में स्कूल है, बच्चे पढ़ने के लिए आते थे, लेकिन जो माताएं खेत में काम करने जाती थी दूर दूर, चाहे किसी और के घर मजदूरी करने जाती थी, जब बच्चा स्कूल से पढ़ के 1 बजे घर जाता था तो वहां पे खाना देने के लिए उसको माताओं को आना पड़ता था घर, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब नहीं आना पड़ता है। यह कार्यक्रम जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने एवं में सहायक हुआ है। यह कार्यक्रम क्या हुआ, जातिगत पूर्वाग्रह मतलब जहाँ पे पंडित हो गया और गरीब तबके के लोग एक जगह बैठकर खाना नहीं खाते थे, लेकिन जब ये लागू हुआ स्कूल में तो वहां पे हर किसी का बच्चा जो है स्कूल में आकर के एक साथ बैठ के खाना खाना चालू किया। तो इससे क्या हुआ, जो जातिगत पूर्वाग्रह था पहले से जो उसने धारणा बना रखा था वो समाप्त होते गया। ठीक है, यहाँ देखिए झारखंड के एक विद्यालय में मध्याह्न भोजन करते हुए बच्चे, एक फोटो जो है झारखंड के विद्यालय का दिया गया है। देखिए अब यहाँ पे बता सकते हैं कौन सा बच्चा जो है पंडित का है, कौन सा बच्चा जो है सो घर अमीर का है, कौन सा बच्चा गरीब का है। क्या ड्रेस से भी आप समानता कर सकते हैं इसमें? तो नहीं। ठीक, आगे है मध्याह्न भोजन योजना किस प्रकार जातिगत पूर्वाग्रह को कम करने में सहायक हुई है, इस पे आपको चर्चा करना है। मैंने तो हिंट दे दिया, हिंट क्या दिया, मैंने तो सारा बता ही दिया है। जहाँ पे बड़े लोग सोचते थे कि गरीब के साथ बैठकर नहीं खाना खाना चाहिए, वहां पे स्कूल में जब मध्याह्न भोजन चालू हुआ तो बच्चे सारे बैठ के खा रहे हैं। ठीक है, तो ये पूर्वाग्रह मतलब कि जो पहले से ही जो धारणा हम लोगों ने बना लिया है, अपने मन में विचार बना लिया है, उसको तोड़ने में सहायता साबित हुआ है। आगे है भारत में असमानताएं, क्या क्या असमानता है उसको समझते हैं। अभी हमने पढ़ा समानता का अधिकार पढ़ा था, समान रूप, लेकिन अभी भी भारत में जो असमानता है उसको समझेंगे। भारत में सामाजिक जीवन के कुछ क्षेत्रों में असमानता अभी भी मौजूद है। भारत में कई ऐसे लोग हैं जिसके दैनिक जीवन एवं कार्य करने की स्थितियों में समानता नहीं मिलती है। अभी भी जो है भारत में ऐसी असमानताएं फैली हुई है जहाँ पे कार्य करने में समानता नहीं मिल रही है लोगों में। आगे इस पे चर्चा हो रही है, उस पे चर्चा करते हैं। आपको कई ऐसे स्त्री पुरुष और बच्चे मिल जाएंगे जो सड़कों के किनारे प्लास्टिक के टुकड़े या कुछ इस प्रकार की वस्तुओं का चुनते हैं। ठीक है, अब असमानता की बात कहाँ से आता है, देखिए अभी भी हम लोगों ने पूर्वाग्रह बना के रखा है कि अगर शहर का जो नाली है उसको साफ कौन करेगा, गटर में कौन जाएगा, तो नीचे तबके के लोग हैं, नीची जाति के लोग हैं, उसका काम है साफ करना। ये क्या है, एक पूर्वाग्रह से हम लोग ग्रसित हैं, ये हम लोग का सोच बन गया है कि इसी को साफ करना है। अब ये पूर्वाग्रह का बात जो बार बार आ रहा है, आखिर होता क्या है इस पे समझते हैं। इस तरह से समझते हैं कि अगर स्कूल में झाड़ू लगाना हो तो डायरेक्ट सर बोल देते हैं कि जाओ किसी लड़की को बोल दे दो स्कूल में झाड़ू लगा दे। क्या यहाँ पर यह नहीं हो सकता कि लड़का को बोल दो झाड़ू लगा सके? एक चीज हो गया, मतलब दोनों कर सकते थे, लेकिन हमने धारणा बना दिया कि झाड़ू लगाना लड़की का काम है। ठीक है, दूसरा है अगर स्कूल में किसी लड़के की पिटाई हो जाए और लड़का रोना चालू कर दे तो चाहे उसके सहपाठी दोस्त जो है, चाहे सर ही वहां जो है वो बोल देते हैं कि लड़की की जैसा रोना बंद करो। तो यह भी पूर्वाग्रह से हम लोग ग्रसित हैं कि इस तरह लड़कियां रोती है, जबकि यह गलत है। ठीक है, तो यह हो गया। तो यहाँ पर जो है अभी भी हम लोग देखते हैं सड़क पर स्त्री पुरुष बच्चों को क्या है, प्लास्टिक चुनते हुए या फिर इस तरह की और भी चीजें हैं उसको चुनते हुए। ट्रेनों में अवैध रूप से बोगी के अंदर झाड़ू लगाते बच्चों को देखा जा सकता है।
ट्रेन में झाड़ू लगाने का काम जो है किसी और का है, ग्रुप डी के बहुत सारे कर्मचारियों का है, लेकिन वहां कुछ बच्चे आ रहे हैं वो झाड़ू लगा रहे हैं अवैध रूप से, इसलिए बात हो रही है। पराया इसके साथ उचित व्यवहार भी ठीक से नहीं किया जाता उन बच्चों के साथ। ठीक। निर्धन होने, गरीब होने के अतिरिक्त भारत में लोगों के अन्य अनेक कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। ये बच्चे झाड़ू क्यों लगा रहे हैं, ये बच्चे प्लास्टिक क्यों चुन रहे हैं, क्योंकि वो गरीब है। क्या अमीर के बच्चे ये सब कर्म करने जाएंगे? नहीं। तो गरीब है, इसके साथ असमानता हो रही है। ऐसे ही एक असमानता का आधार है, यानी इस तरह की असमानताएं हो रही है। एक तो एक एग्जाम्पल दिया गया है। एक असमानता का आधार कौन सा दूसरा हो सकता है? ऐसी देखिए यहाँ पे, ऐसी ही एक असमानता का आधार है जाति व्यवस्था। आप सोच सकते हैं कि जातिगत पहचान गांवों में ही होती है। शहर के लोग जातिगत व्यवस्था पर विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि ये जाति वाला व्यवस्था जो है सो अभी भी गांव में ही है। शहर में आपको पता भी नहीं चल पाएगा कि आपके घर के बगल में किसका घर है, वो किस जाति से बिलोंग करते हैं, क्योंकि हर कोई वहां पर जो है अमीर जैसे ही व्यवहार कर रहे हैं। हर किसी के पास वहां पे प्रॉपर्टी है, पैसा है। घर देख करके आप समझ नहीं पाइएगा। आपकी सोच गलत हो सकती है। समाचार पत्र के वैवाहिक विज्ञापन के कॉलम में देखिए तो आप पाएंगे कि उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीय के दिमाग में भी जाति को इतनी महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे एक चीज और बताया गया है कि इन सभी बातों को जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि शहर में जो है कि ये जातिगत व्यवस्था नहीं होती है, तो यहाँ पे बोला गया है कि हम गलत साबित हो सकते हैं, क्योंकि शहर में भी जब वैवाहिक विज्ञापन का कॉलम जारी होता है, किसी की लड़की को अगर लड़का चाहिए और अपने पेपर में अगर वो दे रहा है तो वहां पे दे दिया जाता है कि हम इस जाति के लड़के की खोज कर रहे हैं, मेरी बेटी इतने तक पढ़ी हुई है, मेरी क्या क्या इच्छाएं हैं, इन सभी के बारे में वहां पे दिया भी जाता है। ठीक है। यहाँ पर देखिए ये है भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक। आगे यहाँ पे है भीमराव अम्बेडकर जी के कुछ वचन हैं, कुछ विचार हैं, उसको भी हम लोग चर्चा करते हैं। अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है। इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकते हैं। ये आपके पढ़ने के लिए है, आप इसको पढ़ करके अपने जीवन में अपना सकते हैं। अब इस तरह से देखिए यहाँ पर जो था, ये जो गरीब तबके के लोग शहर में जो विज्ञापन देते हैं वो दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या किया है बच्चा, नेट सरकारी शिक्षा हेतु सब जातीय कन्या चाहिए। देखिए स्व जातीय कन्या चाहिए, यहाँ पे भी है। देखिए यहाँ स्व जातीय वर चाहिए, शिक्षित सब जातीय वधु चाहिए, स्वयं जाति का इसको चाहिए। ठीक है, ऐसा है। समाचार पत्रों में वैवाहिक विज्ञापन जो दिए हुए हैं इसको आप देख सकते हैं। अब है मानवीय गरिमा का मूल्य। क्या है मानवीय गरिमा का मूल्य, इस पे चर्चा करते हैं। प्रायः कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण से होता है कि उसका जन्म किस जाति, लिंग या धर्म में हुआ है। हम लोग असमानता का व्यवहार सिर्फ इस बात से कर लेते हैं कि इसका जन्म किस जाति में हुआ है, लड़का है या लड़की है, या किस धर्म के हैं। इसमें भी हम लोग असमानता का व्यवहार कर देते हैं। अथवा वो गरीब है या अमीर है, इस पर भी हम लोग समान असमानता में देखते हैं। अथवा वे गरीब है या अमीर। जब लोगों के साथ किसी कारण से असमानता का व्यवहार किया जाता है तो उसकी गरिमा को ठेस पहुंचती है, उसके आत्मविश्वास में कमी आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे यही है। आगे चलते हैं। 1975 में बनी दीवार फिल्म में जूता पॉलिश करने वाला एक लड़का फेंक कर दिए गए पैसे को उठाने से इनकार कर देता है। वह मानता है कि उसके काम की भी गरिमा है और उसे उसका भुगतान आदर के साथ किया जाना चाहिए। ये अमिताभ बच्चन की फिल्म है दीवार की। जो वही अमिताभ बच्चन क्या करता है, शुरू में तो जूता पॉलिश करते हैं, लेकिन समय के साथ वह बहुत अमीर हो जाते हैं और फिर अपना परिचय उसी के साथ बाद में करवाता है जिसने पैसा फेंक करके उसको दिया था। समझ रहे हैं? अब एक है बाल संसद। बाल संसद क्या है उस पे देखते हैं। बाल संसद का गठन विद्यालय में विद्यार्थियों में लोकतंत्र की समझ को विकसित करने की एक प्रायोगिक योजना है। आप किसी सरकारी स्कूल में जाएंगे, उच्च विद्यालय में, तो वहां पर आप देखेंगे एक दीवार पर लिखा हुआ रहेगा स्कूल के प्रधानाध्यापक कौन है, स्कूल के अध्यक्ष कौन है। इसके अलावा वहां पे बाल संसद की भी पूरी तरह से व्याख्या की हुई रहती है कि छात्र प्रधानमंत्री कौन है, नाम, वित्त मंत्री, इसके अलावा
स्वच्छ मंत्री, ये सभी चीजें वहां दी हुई रहती हैं। सभी उसमें जो है हर अनेक धर्म के लोग, छात्र छात्राएं का नाम लिखा हुआ रहता है। इससे विद्यार्थियों में नेतृत्व करने, समस्या का समाधान ढूंढने, निर्णय लेने एवं सामूहिक एकता की भावना का विकास होता है। ठीक है। बाल संसद के लिए झारखंड के प्रत्येक सरकारी विद्यालयों में बाल संसद का गठन किया जाता है। बाल संसद में प्रधानमंत्री समेत कई मंत्री होते हैं। प्रत्येक का निश्चित कार्य निर्धारित होता है। बाल संसद के सदस्य विद्यालय के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा भी करते हैं, देखते हैं किस तरह से काम हो रहा है। देखिए यहाँ पे पर्यावरण मंत्री, निगरानी मंत्री, देखिए उप पोषण, इसके अलावा विकार मंत्री, शिक्षा मंत्री, उपस्थिति मंत्री, ये सब दिख रहा है। कहीं भी आपको असमानता दिख रही है? यहाँ पे गर्ल्स भी हैं, बॉयज भी हैं, सभी समान रूप से। इसकी अपनी एक कार्य योजना होती है। बाल संसद में सांसदों की अधिकतम संख्या 80 होती है, जो विद्यालय में नामांकित विद्यार्थी की संख्या पर निर्भर करती है। 80 होती है अधिकतम, लेकिन कम भी हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि नामांकन 80 नहीं हो किसी विद्यालय में, तो मंत्री की संख्या 80 कैसे रखेंगे? तो वो निर्भर करता है कि विद्यालय में कितने बच्चे नामांकित हैं। आगे है बाल संसद के क्या क्या उद्देश्य हैं। देखिए बाल संसद का उद्देश्य, उस पर चर्चा करते हैं। पहला है विद्यालय विकास हेतु नई नई योजनाएं बनाना, ये बाल संसद का उद्देश्य है। विद्यालय के शिक्षण कार्य को बेहतर संचालन में सहयोग करना, विद्यालय के बच्चों को प्रकृति एवं पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना। जब पर्यावरण मंत्री बना दिए हैं तो इससे हमको पता चलेगा कि किस तरह से पर्यावरण मंत्री का काम क्या है। बच्चे जागरूक होंगे। कक्षा में सीखने का माहौल भी विकसित करना, बच्चों को संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास। अब देखिए होता क्या है यहाँ पे, माहौल सीखने का माहौल विकसित करना। कोई बच्चा अगर मंत्री बना दिया गया है तो उसके अंदर यह बात जो है उसके दिमाग में डेवलप हो जाता है कि हम मंत्री बने हुए, सब लोगों का नजर मेरे ऊपर है, हमको सही से पढ़ना है। ठीक है, तो ये सभी बातें होती है। संपूर्ण व्यक्तित्व का भी विकास होता है इससे। विद्यालय को समुदाय से जोड़ना, विद्यालय प्रबंधन से जुड़े विषयों की पहचान में उस पर ठोस निर्णय लेना, विद्यालय को आकर्षक बनाना भी निर्णय है। बच्चे को उपस्थिति नियमित करना, जो बच्चे मंत्री बने हैं वो तो अब उसको स्कूल आना ही पड़ेगा, हर हाल में आना पड़ेगा, यह भी उद्देश्य है। शिक्षण सामग्रियों का रख रखाव व नियमित उपयोग भी होगा इससे। विद्यालय की समय सारणी के अनुसार विद्यालय में पठन पाठन, विद्यालय को स्वच्छ रखना, जो स्वच्छ मंत्री बनेंगे वो विद्यालय को स्वच्छ रखने पर ध्यान देंगे। ठीक है, ये सभी चीजें उद्देश्य है बाल संविधान का, संसद का। आगे है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में समानता का प्रावधान। अनुच्छेद यानी आर्टिकल 15 में क्या है, समानता का प्रावधान दिया है, अधिकार दिया गया है। उस पर क्या क्या लिखा है उस पर चर्चा करते हैं। पहला है राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या उनमें से किसी प्रकार का कोई भी भेद नहीं करेगा। समानता का अधिकार का मतलब है समान रूप से सभी को देखना है। ठीक, तो भारत के संविधान में आर्टिकल 15 में लिखा गया है, उसमें यह लिखा है कि राज्य सरकार जो है किसी भी नागरिक को धर्म के आधार पर, किसी वंश के आधार पर, कोई जाति, चाहे लिंग, चाहे उसने का जन्म किस स्थान पर हुआ है, इसके आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। दूसरा है कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या उसमें से किसी एक के आधार पर, पहला दुकानों, सार्वजनिक भोज्यालयों, होटलों तथा सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश। यह क्षम्य है। पूर्णतः या असंत राजनिधि से पोषित या साधारण जनता के उपयोग के लिए समर्पित कुएं, तालाबों, स्नान घर, सड़कों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों का उपयोग के संबंध में किसी भी नियोक्ता, दायित्व या शर्त के अधीन नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो आगे चलते हैं। आगे है यह विचारणीय विषय है कि कानून के होने के बावजूद लोगों के साथ असमानता का व्यवहार क्यों होता है। अभी भी असमानता हो रही है कानून बनने के बाद भी। इसके पीछे कारण है कि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने में इनकार कर देते हैं। पूर्वाग्रह की बात हो रही है। यह जानते हुए कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि सामूहिक जनता के दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे और कार्मिक रूप से परिवर्तन आता है। क्या इसका कारण होगा असमानता का? यह कारण हो सकता है कि किसी भी समाज में बदलाव जो है तुरंत नहीं हो जाता।
कार्मिक रूप से, यानी धीरे धीरे परिवर्तन होते हैं, धीरे धीरे परिवर्तन होते हैं। पहले छुआछूत की समस्या थी, छुआछूत अब लगभग समाप्त हो गया है। और भी जो भी कारण असमानता के हैं, समय के साथ वह भी धीरे धीरे समान होते जाएगा, मतलब खत्म होते जाएगा। यही है, वर्तमान दृष्टिकोण में बदलाव तभी संभव होगा जब लोग सभी को एक समान समझने लगेंगे। यह बदलाव भी तो बोला गया है कि जब लोगों को समान समझने लगेंगे सब कोई, तभी समाज में बदलाव होगा। इसके लिए उनके विश्वास करना होगा कि हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। प्रजातांत्रिक समाज में समानता स्थापित करना एक सतत प्रक्रिया है। याद रखेंगे, प्रजातांत्रिक समाज में समानता स्थापित करना किसी प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सक्रिय सहयोग देना होता है, यानी हर कोई को इसमें भागीदारी देनी रहेगी। अगला है अन्य अन्य लोकतंत्र में समानता के मुद्दे क्या क्या हैं और समानता के मुद्दे उस पर चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल भारतीय लोकतंत्र में ही असमानता का अस्तित्व और समानता के लिए संघर्ष जारी है। ऐसा नहीं है कि भारत में ही ये सभी असमानता की व्यवहार हो रहे हैं, अमेरिका जैसे देशों में भी हो रही है। वहाँ गोरे और काले में भी भेदभाव होता है। संसार के अधिकांश लोकतंत्र, देखिए सरकार के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। ऐसा ही एक उदाहरण संयुक्त अमेरिका में मिलता है। अमेरिका में अफ्रीकी मूल के लोग रहते हैं जिसके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे। इन्हें अफ्रीकी अमेरिकन कहा जाता है। देखिए आगे, 1950 के दशक में अफ्रीकी अमेरिकों ने समान अधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन किया था। यह क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले है अफ्रीकी अमेरिकों ने समान अधिकार के लिए आंदोलन कब किया था? तो क्वेश्चन क्या है? 1950। यह क्वेश्चन जो है पूछा गया था किसमें? सहायक आचार्य के एग्जाम में पूछा गया था 3 मई को। ठीक है, इससे पहले यहाँ के गोरे इन अफ्रीकी अमेरिकों के साथ बहुत असमानता का व्यवहार करते थे। कानून की नजरों में भी वे समान नहीं थे। उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था। जब भी कोई गोरा आदमी बैठना चाहे, उन्हें अपनी सीट से उठकर जाना पड़ता था। रोसा पॉक्स एक, देखिए ये वाला क्वेश्चन 100% पूछा गया था सहायक आचार्य में कि बताइए रोसा पॉक्स अफ्रीकन महिला थी, उसके साथ भेदभाव कब हुआ था? डेट के साथ पूछा गया था। देखिए यहाँ पे जवाब दिया गया है 7 क्लास में। और आपको लगता है कि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं 7 से? रोसा पॉक्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। ठीक है, उस दिन उसके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन शुरू हुआ, जिसे नागरिक अधिकार आंदोलन यानी सिविल राइट मूवमेंट कहा जाता है। समझ रहे हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया था 1 दिसंबर 1955 को। ये क्वेश्चन 1 दिसंबर 1955 वाला जो है रोसा पॉक्स की घटना कब हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे, यह आंदोलन डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा हिंसात्मक तरीके से चलाया गया था। कोई हिंसा नहीं हुआ था, आराम से। वे अमेरिका के एक पादरी, एक आंदोलनकारी थे। इन्हें अमेरिका का गांधी कहा जाता है। याद रखेंगे, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर को अमेरिका का गांधी कहा जाता है। आगे, 1964 में उन्हें विश्व शांति के लिए सबसे कम उम्र नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर को नोबेल पुरस्कार कब मतलब दिया गया था? तो 1964 ईस्वी में दिया गया था। किस लिए? विश्व शांति के लिए। ठीक है, आगे है, इस आंदोलन के फलस्वरूप 1964 में अमेरिका में एक कानून बना जिसे नागरिक अधिकार अधिनियम कहा जाता है। नागरिक अधिकार अधिनियम अमेरिका में 1964 को बना। ठीक, इस कानून के तहत नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया। अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों को किसी भी स्कूल में नामांकन हो सकता था। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन अपने बच्चों का अच्छी व्यवस्था वाले स्कूल में नामांकन कराने में असमर्थ है। यहाँ पे देखिए रोसा पॉक्स, देखिए यहाँ पे फोटो रोसा पॉक्स है, जिसकी एक विद्रोही तेवर ने अमेरिका इतिहास को बदल डाला। और ये है डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर, अमेरिका में हुए नागरिक अधिकार आंदोलन के नायक थे। ठीक है,
आगे है लोकतंत्र में समानता और उसके लिए संघर्ष एक महत्वपूर्ण तत्व है। व्यक्ति और समुदाय का स्वाभिमान और गरिमा तभी बनी रह सकती है जब उसके पास अपनी और परिवार की जरूरतों को पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन हो। इसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए। ठीक है? तो यहाँ पर इस चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद है इस चैप्टर को आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। यहाँ पे कुछ जानने योग्य शब्द दिए गए हैं। लोकतंत्र है इसको क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी, संविधान को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, स्वतंत्रता को फ्रीडम, सशक्तिकरण को एम्पावरमेंट, समानता को इक्वालिटी, कानून को लॉ, प्रावधान को प्रोविजन और अधिकार को राइट्स बोलते हैं। अभी अगर इसको पढ़ लोगे तो बाद में समस्याएं नहीं होगी इंग्लिश की जब बातें आएगी तो। ठीक है? तो अ, चैप्टर को उम्मीद है पढ़ लिए होंगे पूरी तरह से। अब चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है लोकतंत्र के बारे में। जो भी इसके प्रश्न बनेंगे, जब सारा चैप्टर हम उसमें समाप्त कर दूँगा, तो सभी के इम्पोर्टेंट की पॉइंट जो होंगे उसको बताएँगे हम और उसके चैप्टर से जो भी क्वेश्चन बनेंगे उसको बताते हुए हम जाएँगे। ठीक है? अगर चैनल पर नए हैं और आप जेईई का तैयारी कर रहे हैं, अभी जेएसएससी का तैयारी कर रहे हैं, तभी मैंने आपको दिखाया कौन-कौन से क्वेश्चन आए हुए थे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं किसी और एक वीडियो के साथ।